Hello, my dear students. Hello, my dear ex students. Hello, my professionals, all my channel viewers. Today, we are starting the न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का फ्रेश सीरीज। यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी पास हो चुके हैं, सीएमए बन चुके हैं, सीएससीएस बन चुके हैं, या फिर अभी फाइनल स्टेज पर है या इंटर स्टेज पर है, आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होगा कि सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या नया है, क्या डिफरेंट है, क्या नया सेक्शन नंबर्स है। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोग के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जहां पे आज अपना पहला कॉन्सेप्ट वीडियो 1 है। आप यहां पे आज अपने डिस्कस करेंगे द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ डिफरेंस है, बट यस ओवरऑल अगर आप देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कंपैरिजन में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं किया है। सेक्शंस को कट आउट किया गया है, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइजोस को रिमूव की गई है, उसको मेन सेक्शन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेंदी सेक्शंस को छोटा किया गया है, टैबुलर फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे ही मेन चेंजेस है जिसके वजह से सेक्शंस को छोटा कर दिया गया है। तो आपको अगर इसी तरीके से मेरा ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो डिफरेंट डिफरेंट मैं वीडियोस आप लोग के लिए कमिंग डेज में लेकर आने वाला हूं, तो अगर आपको ऐसा ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे रिलेटिव्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप कहीं से भी इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, बी एन अकाउंटेंट, बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी टैक्स प्रैक्टिशनर, एंड यू वांट टू नो updated knowledge of income tax act 2025, this short videos will be definitely relevant for you. I'll try my best कि मैं उसको जितना फास्ट हो सके प्रोसेस करता रहूँगा, क्योंकि मेरे रेगुलर क्लासेस रहते हैं। क्लासेस के बियॉन्ड जो समय लगेगा मैं यहाँ पे इसमें डिवोट करूँगा सर, ठीक है। तो ये अपना बेयर एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें अपना 536 सेक्शन नंबर्स है, ठीक है। जो पहले 800 से भी ज़्यादा सेक्शंस हुआ करता था, अभी 536 सेक्शन नंबर्स आ चुका है। अभी एज ऑन लेटेस्ट अपने पास फाइनेंस एक्ट 2026 जो इस बार बजट 2026 आया था, तो फाइनेंस बिल 2026 जो आया था वो बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2026 बन गया है और वो अभी टैक्स ईयर से एप्लीकेबल भी हो चुका है। राइट गाइस, तो यस अभी जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था अब वो चला गया है। अब आ गया है टैक्स ईयर। तो प्रीवियस ईयर अब नहीं है, जो पहले प्रीवियस ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27 अपने पढ़ते थे, अब वो कॉन्सेप्ट चला गया है। अब टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया है 26-27 से। तो फर्स्ट ईयर अभी टैक्स ईयर का है इस साल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 इज द फर्स्ट टैक्स ईयर अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, तो देखिए इसका चैप्टर 1 है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। इसका short title, extent and commencement. This act is called as income tax act 25. It extends to the whole of India and it will be coming into force on the 1st April 2026। CMA स्टूडेंट्स के लिए, CA स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग के लिए मई जून 27 टर्म से एप्लीकेबल हो जाएगा, इंटर फाइनल दोनों में। तो यस अपनी जो क्लासेस है अपने अगस्त मिड से चालू कर देंगे सून आफ्टर द रिजल्ट्स। तो आप लोग अभी चाहे तो एडमिशंस ऑन है, आप स्टार्ट कर सकते हो, ह्यूज डिस्काउंट ऑफर है, गो एंड चेक आवर वेबसाइट। तो ये था अपना बेसिक आपका पहला जो नंबरिंग वाला पार्ट है वो। इसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 2 में चालू हो जाते हैं सारे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन जैसे जैसे अपने को दरकार पड़ेगा अपने डेफिनेशंस में भी आएंगे। बट आज का जो अपना मेन मुद्दा है वीडियो का, वो मुद्दा है दोस्त बेसिस ऑफ चार्ज, कि अल्टीमेटली इनकम टैक्स किस में लगता है, क्या चीज पे लगता है, इनकम टैक्स का बेस ऑफ चार्ज क्या है। तो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इज सेक्शन नंबर 4। यस यही सेक्शन नंबर था प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट में भी और यही सेक्शन नंबर है इस वाले इनकम टैक्स एक्ट में भी, खाली थोड़ा बहुत वर्डिंग्स को इन्होंने चेंज कर दिया है। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 जो है वो कहता है वेर एनी सेंट्रल एक्ट यानी जो पार्लियामेंट में पास किया हुआ एक्ट है, इनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी टैक्स ईयर। ये पे पहले असेसमेंट ईयर था, अब इसको टैक्स ईयर कर दिया है। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी टैक्स ईयर एज पर द रेट्स और रेट्स। स्टूडेंट्स अब घबराइएगा मत, अपने रेगुलर स्टडी मटेरियल जो होता है मेरा उससे पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट फॉर योर सेक ऑफ एक होता है ना मजा है, तो ये अपने इनकम टैक्स का बेयर एक्ट से एक बार पढ़ रहे हैं। बट इसका सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को क्लासेस में दी जाती है और बहुत समरी चार्ट जबरदस्त तरीके से दी जाती है जो कि अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। वेर एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी टैक्स ईयर
एट एनी रेट और रेट्स, इनकम टैक्स फॉर सच टैक्स ईयर शैल बी चार्ज्ड एट दैट रेट। यानी कोई भी सेंट्रल एक्ट अगर इनैक्ट करता है, जैसे कि अभी अभी फाइनेंस एक्ट इस्टेब्लिश हुआ है 2026 में, तो फाइनेंस एक्ट अपने साथ बहुत सारा इनकम टैक्स का रेट लेकर आता है जो कि एक सेंट्रल एक्ट है। तो सेंट्रल एक्ट ही बोलता है कि भैया इनकम टैक्स रेट इस पर्टिकुलर इस लेवल के इनकम पे लगेगा। यही चीज इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। एनी सेंट्रल एक्ट इनैक्ट्स दैट द इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी टैक्स ईयर एट एनी रेट और रेट्स। यानी कि अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट इनकम टैक्स लगाने के लिए बोलता है तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा, शैल बी चार्ज्ड एट दैट रेट और दोज रेट्स इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी अगर फाइनेंस एक्ट कहता है कि इनकम टैक्स लगाना है किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में एट पर्टिकुलर रेट में, तो इनकम टैक्स हैज टू बी लेविड एज पर दैट रेट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। Obviously, the charge of the income tax under this subsection shall be on the total income. Yes, bro. टोटल इनकम, यही मेन चीज है कि अल्टीमेटली टोटल इनकम अपने को निकालना है। इसी टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा ऑफ द पर्टिकुलर टैक्स ईयर ऑफ एवरी पर्सन। देखना, टैक्स ईयर के टोटल इनकम पे लगेगा जो कि एवरी पर्सन अर्न करेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो अपने को पर्सन का डेफिनेशन भी जानना है और अपने को टोटल इनकम का डेफिनेशन भी जानना है और अपने को टैक्स ईयर का डेफिनेशन भी जानना है। अल्टीमेटली व्हाट इज टैक्स ईयर, व्हाट इज टोटल इनकम एंड व्हाट इज पर्सन, हु इज नोन एज पर्सन, बिकॉज अल्टीमेटली द इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन इज ऑन पर्सन एंड इट इज बेसिकली ऑन इन अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर, राइट गाइस। तो यस, चार्ज विल बी ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन of the tax year as per the provisions of the act. Income tax shall also include any additional income tax levied under this act. हो सकता है जैसे कि पहले लगता था अब नहीं लगता है, अब वापस से रिप्लेस हो चुका है बायबैक टैक्स। तो बायबैक टैक्स है, पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और भी एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, एग्जिट टैक्स। Over and above income tax, there might be some additional income tax which might be levied as per this act. तो ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि कोई भी अदर इनकम टैक्स भी लग सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनकम टैक्स। जो कि अपने इनकम टैक्स पे करते हैं उसके अलावा एडिशनल इनकम टैक्स भी लग सकता है, ऐसा कहता है सबसेक्शन 3 दोस्तों, ठीक है ना। तो सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि भैया अगर एनुअल फाइनेंस एक्ट में कोई भी पर्टिकुलर रेट आ गया है तो उसी रेट के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बाद इनकम टैक्स लगेगा किस चीज पे, इनकम टैक्स रेट लगेगा टोटल इनकम इन अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन के टोटल इनकम पे हर टैक्स ईयर में लगेगा ये। इफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इनकम टैक्स इज टू बी चार्ज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ अ पीरियड अदर देन द टैक्स ईयर, यानी अगर बोला जा गया कि इनकम टैक्स किसी और साल के अदर देन नॉर्मली टैक्स ईयर के इनकम पे लगेगा, बट हो सकता है किसी और ईयर के भी इनकम पे टैक्स लगे, तो ये भी अपने आप को मोल्ड करके चार्ज करेगा अकॉर्डिंगली। आपको ना आगे पढ़ाया जाएगा, ब्लैक मनी के कुछ सेक्शंस है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के कुछ सेक्शंस है कि किसी दूसरे साल के इनकम के ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स करंट ईयर में लगाया जा सकता है इफ इट इज सेपरेटली प्रोवाइडेड, ठीक है। तो इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट इनकम ऑफ अ पीरियड अदर देन द टैक्स ईयर हैज टू बी चार्ज्ड, इट शैल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर अपने जो भी इनकम कमाते हैं उस इनकम पे एक छोटा सा टुकड़ा एक प्रसाद बोल के टैक्स कट जाता है, जो कि अपने को पेमेंट करने वाला पर्सन अपने को टीडीएस, अपना इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करता है। आप सैलरी कमाओगे, आपके सैलरी पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट करेगा। तो आप ये मत सोचना कि आपका जो सैलरी इनकम है वो फुल्ली आपको मिलने वाला है 100% आपके पॉकेट में। नो, आपका जो इनकम है उसमें टीडीएस कट के आपके पास आएगा। तो फॉर द इनकम चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड, यानी कि टीडीएस टैक्स जो कि सोर्स पे, यानी जब आपके पास पेमेंट आया उसी टाइम पे ही आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, या फिर आपके ऊपर कोई टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है, ये सब अपने आगे डिस्कस करेंगे। और या तो आपको कोई एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। तो वॉट एवर इनकम इट हैज बीन चार्ज्ड, आपके इनकम पर आपको एक एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है एज अ एडवांस टैक्स, जो कि एक्ट में दिया हुआ रहेगा कैसे देना है। दूसरा, टीडीएस भी डिडक्ट किया गया होगा आपके इनकम पर। तीसरा, आपके पे टीसीएस भी, आपके ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट किया जा सकता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये सब अपने आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अपने को बस अपने यही समझना है कि इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो अल्टीमेटली टोटल इनकम पर्सन और
टैक्स ईयर, ये तीन चीजों पे बात करता है। मेनली यही है कि टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन पे टैक्स ईयर के ऊपर इनकम टैक्स जो है लगाया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा, टीसीएस भी आपके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा, यानी आपके ऊपर ऑलरेडी कुछ तरह के प्रीपेड टैक्सेस आपसे ले लिए जाएंगे। आपके इनकम पे टैक्स डिडक्ट होगा, आपसे टीसीएस कलेक्ट होगा, आपसे एडवांस में ही टैक्स ले लिया जाएगा। यानी मान लीजिए अभी आपका टैक्स ईयर चल रहा है 26-27, तो 26-27 में ही आपसे एडवांस टैक्स ले लिया जाएगा, 26-27 में ही आपसे टीडीएस भी लिया जाएगा, और 26-27 में इस साल का आपका टीसीएस भी आपसे कलेक्ट किया जाएगा। बट अगले साल 27-28 में आप इसका रिटर्न फाइल करेंगे, आप इसका आरओआई फाइल करेंगे। किस साल का? आप 26-27 का 27-28 में रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, इस रिटर्न में आप अपना टैक्स को एसेस करोगे। इसको अपने बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और ये जो टैक्स आप एसेस करोगे, इसमें आपने टैक्स ईयर 26-27 का जो भी टैक्सेस पे करके रखा है, आपको उसका क्या मिल जाता है? आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है। एंड जो नेट पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको नेट टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर आपको रिफंड भी मिल सकता है। मान लो आपने असेसमेंट में 10 लाख का असेसमेंट किया, बट आपने ऑलरेडी टोटल ओवरऑल 12 लाख पेमेंट कर दिया है, तो फिर गवर्नमेंट आपको 2 लाख का क्या दे देगी? रिफंड कर देगी, क्योंकि आपका टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली कम आया। या तो उल्टा भी हो सकता है कि आपका 12 लाख का टैक्स पेबल है, बट आपने क्रेडिट कितना लिया? 10 लाख का, तो आपका 2 लाख क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा इनकम टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन इसी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आता है। एक बार अपने पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि जब तक आप पर्सन के डेफिनेशन को नहीं समझोगे, आपका चार्जिंग सेक्शन अधूरा रहेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है, डिटेल सब कुछ क्लासेस में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया जाता है, उसका आप टेंशन मत लेना। पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा दोस्त? पर्सन में 7 तरह के लोग हैं जिसको पर्सन के डेफिनेशन में डाला गया है, लेकिन पर्सन का डेफिनेशन स्टार्ट होता है पर्सन इंक्लूड से। इंक्लूड्स मतलब दीज आर वन ऑफ अ काइंड, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसमें एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है पर्सन में, कोई और भी लोग पर्सन हो सकता है। तो पर्सन में सबसे पहले आते हैं हम जैसे लोग, इंडिविजुअल्स। ठीक है, हम इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। हमारे इनकम पे भी इनकम टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिफाइंड नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आता है वो हिंदू लॉ के हिसाब से आता है। हिंदू लॉ के ऊपर जो भी कवर किया जाता है, हिंदू जो हिंदुइज्म रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उसमें हिंदू लॉ के हिसाब से एक फैमिली को भी पर्सन का दर्जा इनकम टैक्स एक्ट देके रखा है। हिंदू लॉ में एचयूएफ बनाया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें आ जाता है फादर, मदर, उनके सन, डॉटर्स, सन के वाइफ, डॉटर के हस्बैंड, ये लोग सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट है, एचयूएफ का पार्ट है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका भी 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, दयाभाग स्कूल, मिताक्षरा स्कूल, अलग अलग है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एचयूएफ होता है वो भी एक पर्सन है। एचयूएफ भी इनकम कमाता है, बट वो फैमिली का इनकम है। अब एचयूएफ का इनकम को अगर हम डिवाइड करेगा तो इंडिविजुअल मेंबर्स को पास ऑन किया जा सकता है, बट एचयूएफ के इनकम पे टैक्स कौन देगा? एचयूएफ देगा। इंडिविजुअल के इनकम पे टैक्स कौन देगा? इंडिविजुअल देगा। वैसे कंपनी होता है, इट कैन बी ए फॉरेन कंपनी, इट कैन बी एन इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इनकम इंडिया में कमा रहा है तो उनको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। तो कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, बेसिकली अ बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म इनकम कमाता है तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगा। एक एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकम कमाती है तो एलएलपी टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये लोग सब पर्सन होते हैं, और पर्सन के इनकम पे पर्सन को ही टैक्स देना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हो गया आपका एओपी। एओपी ये सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी था, एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब पर्सन्स में मतलब क्या? पर्सन मतलब इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, कंपनी भी है। ये तीनों मिलके अगर कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, और मान लो कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स मीट करने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में 2 कंपनी आ गया, एक इंडिविजुअल आ गया, एक फर्म आ गया, इनका एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। या फिर होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब मिस्टर ए है, यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सब कोई इंडिविजुअल ही होगा। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ये लोग चारों जन मिलके क्या कर रहा है? बिजनेस चालू कर रहा है, और ये लोग फॉर्मली पार्टनरशिप पे एंटर नहीं कर रहा है, बट ये लोग का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दैट दे आर डूइंग द बिजनेस टुगेदर। तो इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसलिए यहां पे लिखा है
दे माइट बी इनकॉर्पोरेटेड और दे मे नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, इनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हो या नहीं हो, बट ये इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं कि ये एसोसिएशन फॉर्म किया जा सकता है या फिर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे टुगेदर काम कर रहे हैं, तो इनको भी एक पर्सन का दर्जा दिया जाएगा और इनका भी इनकम को सेपरेटली टैक्स किया जा सकता है। तो पर्सन के डेफिनेशन में एक आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट होता है लोकल अथॉरिटी, ये सब हम जानते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का, हर लोकल पंचायत का एक अथॉरिटी होता है और ये लोकल अथॉरिटी भी अलग अलग अपने से इनकम लेता है, पर्सन लोग से इनकम लेता है, तो इनके इनकम पे भी टैक्स लगता है। वो अलग बात है कि लोकल अथॉरिटी के इनकम पे बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो लोकल अथॉरिटी भी एक पर्सन के डेफिनेशन में आता है। और लास्ट में बाकी सब में, सब लोग में आ जाता है एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ट्रस्ट है, ये लोग किस में आ जाते हैं? ये लोग आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आते हैं। कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो कंपनी है, ना तो फर्म में है, ना तो इंडिविजुअल है, तो ये क्या हो? एक लीगल एंटिटी क्रिएटेड है, तो दे मे नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेस बट दे स्टिल विल बी अ पर्सन। इनको भी क्या माना जाएगा? पर्सन माना जाएगा। ठीक है, तो ये 7 कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं बेटा जो पर्सन्स होते हैं, और ये पर्सन के ऊपर ही क्या लगाया जाता है? ये पर्सन के ऊपर ही आपका इनकम टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट एक बार अपने देखते हैं कि सर ये पर्सन तो आप समझ में आया, अब एक बार आप बताओ कि ये टोटल इनकम का क्या चक्कर है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम पे लगता है, राइट? आपका जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम पे लगता है। तो टोटल इनकम मतलब क्या? टोटल इनकम मींस द टोटल इनकम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम विच इज रेफर्ड इन सेक्शन नंबर 5। अभी सेक्शन नंबर 5 क्या, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल इनकम बेसिकली मैं आपको समझा देता हूं, आपका एक ग्रॉस इनकम आता है, उस ग्रॉस इनकम में से आपको कोई डिडक्शन क्लेम करना पड़ता है। क्या बोला मैं? आपको ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन क्लेम करना पड़ता है। आप उस ग्रॉस इनकम में जैसे डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो टोटल इनकम का आ जाता है। अब ग्रॉस इनकम में आपने सुना होगा अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम अर्न करते हैं, आपका जो इनकम है वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिसाइडेड होता है सर। ठीक है, अल्टीमेटली इस 5 हेड में आपको अपना इनकम क्लासिफाई करना होता है। पहला है सैलरीज, फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर है कैपिटल गेन्स और फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगा आने वाले वीडियोस में। फिलहाल ये चीज आपका बेसिक था कि इनको सब मिलाकर आप क्या बोलते हो? इनको आप सब मिला के बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि फाइनल टोटल इनकम नहीं है। इसमें से अपने को कुछ डिडक्शन माइनस करना होता है जो कि अपने चैप्टर 8 में करते हैं। आपने सुना होगा एक चैप्टर 6A बोल के हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पढ़ते थे, बट अब वही चैप्टर का नाम क्या हो गया? इनकम टैक्स में 2025 में चैप्टर 8 हो गया है। तो सर डिडक्शन आपको मिलता है चैप्टर 8 में, और ये जो डिडक्शन के बाद आप जो अमाउंट डिराइव करते हो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल इनकम बोलते हैं। आफ्टर गिविंग द डिडक्शन वी से इट द टोटल इनकम। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, पांचों हेड में आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज की जो इनकम होती है इसको सब कुछ ऐड करके आप अपना ग्रॉस इनकम निकालते हो, उसमें आप चैप्टर 8 का डिडक्शन देते हो और फिर आप फाइनली अपना टोटल इनकम निकालते हो। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट में अपने आ जाते हैं टैक्स ईयर। तो अल्टीमेटली टैक्स ईयर क्या होता है? क्योंकि अल्टीमेटली उसी साल के इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। तो टैक्स ईयर जो है यही एक वन ऑफ द बेसिक चेंज है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज है जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आया है। पहले प्रीवियस ईयर लगता था और पहले असेसमेंट ईयर लगता था, अब ये कॉन्सेप्ट हटके टैक्स ईयर हो चुका है। सिंपल है, जो पहले असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था सरकार ने उसी को टैक्स ईयर मान लिया। बेसिकली टैक्स ईयर इज व्हाट एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहीं से टैक्स ईयर स्टार्ट होता है। तो टैक्स ईयर मींस 12 मंथ्स पीरियड फॉर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसको हम टैक्स ईयर कहेंगे, जो अभी 1 अप्रैल 26 से चालू हो चुका है। लेकिन मान लीजिए यू आर डूइंग एनी बिजनेस, आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो या फिर आपका एक प्रोफेशन है, आपका कोई स्किल सेट है, आप उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया हो या फिर आपने एक प्रोफेशन स्टार्ट किया है, या फिर पहली बार आपने अपना इनकम सबसे पहली बार कमाया है, मतलब अभी तक आपका कोई इनकम नहीं था, फर्स्ट टाइम अब आपने इनकम स्टार्ट किया है कमाना। तो मुझे बताइए क्या टैक्स ईयर आपका तब भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा? नहीं। अगर हम बिजनेस को न्यूली सेटअप कर रहे हैं, अगर हम न्यू बिजनेस को वापस से नया चालू कर रहे हैं, प्रोफेशन को चालू कर रहे हैं, तो हो सकता है हम 1 दिसंबर से चालू करें, 1 नवंबर से चालू करें, जब भी से चालू करें हम चालू कर सकते हैं।
तो पॉइंट यहां पे आता है, जो टैक्स ईयर होता है ना, ये स्टार्ट होता है द डे यू सेट अप योर बिजनेस। जिस दिन आप अपना बिजनेस को सेटअप करते हो, जिस दिन आप अपना प्रोफेशन को सेटअप करते हो, चाहे 1 दिसंबर करे, चाहे 1 नवंबर करे, चाहे 1 दिसंबर करे, जनवरी करे, फरवरी करे, कोई भी करे, उसी डेट से आपका टैक्स ईयर माना जाता है। यानी टैक्स ईयर मे नॉट बी, टैक्स ईयर मे नॉट बी 12 मंथ्स फॉर एवरी पर्सन, बट जिनका बिजनेस है, जिनका प्रोफेशन है, या फिर जो इनकम सबसे पहली बार कमा रहे हैं, उनके लिए टैक्स ईयर will be less than 12 months and will be starting from the day you have set up the business or the day on which the income is coming into existence. But खत्म कब होगा? खत्म हमेशा 31 मार्च को ही होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ऐसा भी होता है कि आपका एक दिन का टैक्स ईयर भी हो सकता है। आप 31 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किए तो 31 मार्च टू 31 मार्च आपका टैक्स ईयर होगा, खत्म तो 31 मार्च को ही होगा सर। स्टार्ट कभी भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल भी हो सकता है, स्टार्टिंग मिड पॉइंट भी हो सकता है, बट एंडिंग विल ऑलवेज बी ऑन 31 मार्च। तो ये था टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। इस साल आप जो इनकम कमाओगे आपको नेक्स्ट टैक्स ईयर में उसको पेमेंट करनी पड़ती है, नेक्स्ट टैक्स ईयर में आप उसका पेमेंट करके रिटर्न फाइल करके अपना सारा कंप्लायंसेस कंप्लीट करते हो। इनकम टैक्स एक्ट 2025 बहुत जबरदस्त है, वी विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग, ट्रस्ट मी। न्यू बैचेस मिड अगस्त से स्टार्ट होगा, तब आप लोग के साथ और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो बस हम लोग स्लोली स्लोली आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा ये टॉपिक था, अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।